नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इतिहास इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले इतिहास में मैंने भक्ति आंदोलन और भारत में 1857 का जो विद्रोह है, तो दोस्तों ये 3-4 मैंने वीडियो हिस्ट्री के डाल दिए हैं, तो ये वीडियो देखना ना भूले दोस्तों। और आप दोस्तों प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आपका प्रत्येक जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके दोस्तों। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इसका जो गठन है वो कब हुआ, इन बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण है ये लाइन दोस्तों आपके लिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका गठन कब किया गया था और कहाँ और किसके द्वारा किया गया था, ये इसमें हमने चर्चा की है। नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि कांग्रेस का पहला अधिवेशन मूल रूप से पूना में आयोजित करने का निश्चय किया गया था, किंतु पूना में हैजा फैल जाने के कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। दोस्तों देखिए, जो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मूल रूप से तो पूना में आयोजित करने का निश्चय किया गया था दोस्तों, लेकिन जो पूना है, पूना में हैजा फैल जाने के कारण कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये मुंबई में आयोजित किया गया तथा कांग्रेस को पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो मूल रूप से तो पूना में आयोजित करने का निश्चय किया गया था दोस्तों, लेकिन जो पूना है, पूना में हैजा की बीमारी फैल जाने के कारण जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में आयोजित किया गया और कांग्रेस को पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष कौन कौन से थे दोस्तों, वो देखते हैं। पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये मुंबई अधिवेशन 1885 में। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, ये थे कलकत्ता अधिवेशन 1986 में। दोस्तों याद रखना है इनको। कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष थे। पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुंबई अधिवेशन 1885 में जो हुआ था, और दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो दोस्तों आपको जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम याद रखना है और अधिवेशन अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही दोस्तों कंटिन्यू करके चलते हैं। अब जो तीसरे अध्यक्ष हैं
बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी तो थे वो मद्रास अधिवेशन बने थे। नेक्स्ट 4 नंबर के थे दोस्तों जॉर्ज यूल इलाहाबाद अधिवेशन 1887 में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष हैं इनको आपको याद रखना है और अधिवेशन का नाम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किंतु कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष आनंद चार्लू को मानते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये कि कांग्रेस का प्रथम हिंदू जो अध्यक्ष है वो आनंद चार्लू को मानते हैं। अधिवेशन है दोस्तों 1891 में नागपुर में। अधिवेशन आपको याद रखना है 1891 में नागपुर में। और कांग्रेस का जो प्रथम हिंदू अध्यक्ष है वो है दोस्तों आनंद चार्लू को मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट को बनाया गया। जो अधिवेशन है वो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो दोस्तों कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट को बनाया गया था और अधिवेशन था दोस्तों 1917 में कलकत्ता में। और कांग्रेस की दूसरी जो महिला अध्यक्ष है वो बनाया गया था सरोजनी नायडू को नागपुर में। तो दोस्तों आपको अधिवेशन अवश्य याद रखना है कि कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी दोस्तों एनी बेसेंट और अधिवेशन था 1917 में कलकत्ता में। और कांग्रेस की जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी सरोजनी नायडू, अधिवेशन था नागपुर। जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी सरोजनी नायडू, अधिवेशन था नागपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, वह अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। तो दोस्तों जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो केवल जो इंडियन कांग्रेस थी, राष्ट्रीय जो आंदोलन था इसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर केवल एक बार बने थे। तो महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, वो बने थे दोस्तों अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में बने थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अध्यक्ष वो बने थे दोस्तों अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? पहली बार बने थे दोस्तों अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको अधिवेशन और जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में अधिवेशन में अध्यक्ष बने और वह त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया। दोस्तों याद रखना है इसको, देखो कि पहली बार जो सुभाष चंद्र बोस बने उसके बाद में जो दूसरी बार इसके बाद 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में अधिवेशन था ये दोस्तों, इसमें अध्यक्ष बने और वह त्रिपुरी अधिवेशन में जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने पराजित किया और पराजित करके अध्यक्ष के पद निर्वाचित हुए। तो दोस्तों महात्मा गांधी के यहाँ पर समर्थित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने पराजित किया सुभाष चंद्र बोस ने और अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। नेक्स्ट देखते हैं,
किंतु महात्मा गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर, तो महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया। तो महात्मा गांधी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से क्या दे दिया दोस्तों, त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था तथा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्यागपत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। तो यहाँ पर उन्होंने त्यागपत्र दिया कांग्रेस को और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, तो आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और जो अधिवेशन था वो था मेरठ अधिवेशन दिसंबर 1946। तो आपको अधिवेशन भी याद रखना है, मेरठ अधिवेशन दिसंबर 1946। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके 3 चरण है, तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है दोस्तों। 3 चरण कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। 1885 से 1905 तक उदारवादी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग और 1919 से 1947 तक गांधी युग। तो दोस्तों 3 चरण थे, 1885 से 1905 तक उदारवादी युग, 1905 से 1919 तक उग्रवादी युग और 19 से 1947 तक गांधी युग। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया है। तो दोस्तों अब हम क्रमशः एक एक चरण का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादी युग की, जो 1885 से 1905 तक चला। इस प्रथम चरण में कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा, इसलिए इस चरण को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला चरण उदारवादी जो युग के नेता थे, उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा और इस चरण को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी नेताओं में प्रमुख दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और रास बिहारी घोष दोस्तों ये प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, एक तो दे दे आपको उदारवादी नेता या फिर एक ऑप्शन में दे सकते हैं उग्रवादी नेता। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो नेताओं का आपको याद रखना है कि उदारवादी नेता, प्रमुख नेता कौन कौन से,
दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और रास बिहारी घोष। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उदारवादी प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रथम चरण में कांग्रेस के द्वारा स्वशासन या स्वराज्य की मांग कभी नहीं की गई, बल्कि इनकी दो मुख्य मांगे थी। तो दोस्तों प्रथम जो चरण उदारवादी युग जो था, उदारवादी युग में कांग्रेस के द्वारा स्वशासन या स्वराज्य की मांग कभी नहीं की गई, बल्कि इनकी दो मुख्य मांगे थी। दोस्तों वो दो मुख्य मांगे कौन कौन सी थी ये देखना है। पहली जो थी वो थी इंग्लैंड के अनुकरण पर भारत में भी विधानसभाओं का गठन किया जाए। तो दोस्तों पहली मांग कौन सी थी? इंग्लैंड के अनुकरण पर भारत में भी विधानसभाओं का गठन किया जाए। दूसरी थी दोस्तों प्रशासन में भारतीय का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। किंतु जहां तक उदारवादी नेताओं की उपलब्धि का प्रश्न है, यद्यपि उदारवादी नेताओं को अपनी मांगों को मनवाने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो दोस्तों दूसरी जो मांग थी वो थी प्रशासन में भारतीय का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। किंतु जहां तक उदारवादी नेताओं की उपलब्धि का प्रश्न है, तो उदारवादी नेताओं को अपनी मांगों को मनवाने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रशासन में भारतीय का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। तो इस प्रकार से दो मांगों को इन्होंने रखा था, किंतु उदारवादी नेताओं को अपनी मांगों को मनवाने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी दोस्तों। किंतु जैसा कि के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक एडवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि कांग्रेस की सबसे मुख्य उपलब्धि धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करना तथा भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार कर देना था। तो दोस्तों के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक एडवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है कि कांग्रेस की सबसे मुख्य उपलब्धि धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करना तथा भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार करना था। इसके फलस्वरूप बाद में महात्मा गांधी बड़े पैमाने पर अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाने में सफल हो सके। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी इस सत्याग्रह आंदोलन को चलाने में सफल हो सके। और ये दोस्तों आपको के.एम. मुंशी की जो पुस्तक है इसको आपको अवश्य याद रखना है, एडवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें लिखा है कि कांग्रेस की सबसे मुख्य उपलब्धि धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करना तथा भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि तैयार कर देना था। तो इसके फलस्वरूप बाद में महात्मा गांधी बड़े पैमाने पर अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाने में सफल हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनकी हमने चर्चा की है। और जो प्रमुख 3 चरण हैं, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधी युग, इनमें हमने उदारवादी युग की आज चर्चा की है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।